गाइडर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज छात्रों हम आपको सामाजिक अध्ययन के दूसरे पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था भी सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि सामान्य छात्र बीए में जो इतिहास, भूगोल, अन्य विषय लेते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं कायदे से, जिसके नाते आंकड़ों का जो संचयन है और आंकड़ों का जो खेल है, जिसके नाते भारतीय अर्थव्यवस्था उनको कठिन लगता है तथा उन्हें आंकड़ों को याद करने में परेशानी होती है, जिसके नाते आमतौर पर वो प्रश्न गलत करके आते हैं। तो मैं छात्रों से यह कहूँगा कि अगर वह भारतीय अर्थव्यवस्था वाले पाठ को ठीक करना चाहते हैं तो वह नियमित रूप से एक समाचार पत्र तथा किसी राष्ट्रीय प्रसारण को नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो उनके सामने यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि रोज जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं हैं या जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उनको जब समाचार पत्रों में विस्तृत विश्लेषण के साथ वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। खासकर ये पैंडेमिक के पीरियड में यह जो महामारी आई हुई है, इस महामारी के दौर में सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बहुत से आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। इनको भी हम इस पाठ में जोड़ करके पढ़ेंगे कि सरकार किस उद्देश्य से यह लाई है, इससे समाज की आर्थिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की मंदी के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज तरीके से बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए हमको इन लेसन प्लान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इन लेसन प्लान को जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, इनको कायदे से पढ़ ले तो आपकी लगभग पूछे जाने वाले सारे परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का आप आंसर समुचित तरीके से दे पाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब पढ़ा जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे पार्ट में करंट का समावेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यह भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर आज तक 3 बार उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा चुका है। तीसरी बार जो 1991 में खुली अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी, उस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी मार्च-अप्रैल के बाद सरकार ने उसका एक नया संरक्षणवादी स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिससे भारतीय व्यापारियों को व्यापार में संरक्षण दिया जाएगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के समझने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन यह संरक्षणवाद 1991 से पहले का संरक्षणवाद नहीं होगा, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो इंदिरा गांधी ने 1969 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद पेश करके विदेशी व्यापारियों को भारत में आने से रोका था और भारत में बिना एफडीआई के माध्यम से विकास करने का प्रयास किया गया। यह वह संरक्षणवाद नहीं है। यह वह संरक्षणवाद है कि अपने व्यापारियों को इतना संरक्षण दिया जाए कि वो विदेशी प्रतिस्पर्धियों से आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सके तथा हम भारत एक निर्यात हब के रूप में जन्म ले और तेजी से जिन चीजों का अभी तक हम आयात करते थे उन चीजों का हम अब निर्यात करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करेंगे, अपने एमएसएमई सेक्टर को संरक्षण देंगे, उनको आर्थिक मदद देंगे तथा नियमों में इस प्रकार से बनाएंगे, नियमों को इस प्रकार से बनाएंगे कि उनको व्यापार करने में कोई असुविधा न हो। यह प्रक्रिया 2014 के बाद से लगातार प्रयास किया जाता रहा है और उसका कुछ प्रतिफल देखने को मिलता भी है।
दूसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है बजट। बजट एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था में संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वर्ष संघ और राज्य अपना अपना बजट पेश करेंगे। संघ जब अपना बजट पेश करता है तो साथ ही साथ उन केंद्र शासित प्रदेशों का भी बजट पेश किया जाता है जिनके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है। राज्य अपना बजट अपने विधानसभा में पेश करते हैं, संघ अपना बजट अपने संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश करके पारित करके उनको लागू करवाता है। बजट के द्वारा ही करों के बढ़ाने और करों के घटाने का प्रयास किया जाता है तथा बजट के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बजट में ही यह निर्धारित किया जाता है कि यह बजट ग्रामीणोन्मुख है या उद्योगोन्मुख है या इसमें सामाजिक सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खास करके सरकार अपने बजट को बनाते समय राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है कि सरकार को इतना ज्यादा राजकोषीय घाटा न हो जाए कि वह उसके बर्दाश्त से बाहर हो, क्योंकि राजकोषीय घाटा को जब हम पाटने का प्रयास करते हैं तो हम या तो अपने खर्चे को कम करते हैं या लोगों से उधार या कर की मात्रा को बढ़ाते हैं जो जनहितकारी नहीं होता है। तो अगर हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रण रखेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों राजकोषीय घाटे को नियंत्रण रख करके बजट बनाने का प्रयास करेंगे तो वह बजट जनहितकारी होगा और लंबे समय तक उसके परिणाम अच्छे होंगे। ये ठीक है कि 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा का रूप थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक कल्याण के कार्यों पर कुछ पैसा ज्यादा खर्च किया है तथा जितना अनुमान था 2019-20 के बजट में कर को मिलने का तथा 20-21 में जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में मिलने की संभावना थी उसमें बहुत हद तक कमी आई है, जिससे इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। वह एक आकस्मिक घटना है, वह निरंतर चलने वाली घटना नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में तथा नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग जो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से इसका नकल किया था या सोवियत संघ में इस प्रकार की योजनाएं लागू की थी जिनको देख करके भारत में लागू किया गया। यह आयोग भारत में 12 पंचवर्षीय योजना के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि यह 5 साल के लिए योजना बनाती थी, इस नाते इस योजना को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। यह योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी और यह योजना आयोग 31 दिसंबर 2014 तक सकुशल पूर्वक अपना कार्य करती रही। इसके द्वारा बनाई गई बहुत सी योजनाओं का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हुआ। ये ठीक है कि बहुत सी योजनाएं पूरी तरह फलीभूत नहीं हुई और 100% इसका रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिला है। इस नई सरकार के आने के बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का पूरा स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया और इसकी जगह एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। यह संघीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए इसको बनाया गया। वर्तमान में यह अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और सरकार के लिए नित नई योजनाओं का प्रारूप तैयार करके उनके सामने रख रहा है और सरकार उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके भी अध्यक्ष और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में वही स्ट्रक्चर लागू हुआ है। तीसरा अगला जो टॉपिक है वो है बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही किसी भी आधुनिक काल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने लिखा है बैंकिंग व्यवस्था पार्ट 2 का मतलब होता है हम लोग इसके 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। एक पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ा जाएगा जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एशियन बैंक है इन बैंकों को पढ़ा जाएगा, जिन बैंकों से हमको नियमित रूप से धन प्राप्त होते रहते हैं
तथा उनके धन से हम अपने विकास संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा उन बैंकों में क्या रोल है, हम कितना पैसा उनसे ले सकते हैं और वह बैंक हमको किस रूप में पैसा देता है। विकास संबंधित कार्यों के लिए जो पैसा आता है उनको हम सड़क के लिए निर्माण में, बिजली लाइन के, अन्य चीजों के निर्माण में लगाते हैं और उससे हमको देश का विकास होता है, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। बैंकिंग सेक्टर का जो दूसरा पार्ट है वह देश के अंदर की बैंकिंग व्यवस्था जो आरबीआई के द्वारा संचालित होती है। भारत में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक हैं तथा विदेशी बैंकों की शाखाएं भी हैं तथा साथ ही साथ सहकारी बैंकों का भी जाल भारत में पाया जाता है। यह ठीक है कि वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो प्रयास किए गए वो पूरी तरह फलीभूत नहीं हुए हैं और वर्तमान समय में बैंकिंग सेक्टर घाटे में चल रहा है तथा उनको सरकार उबारने के लिए नित नई योजनाएं ला रही हैं। जैसे बैंकों की संख्या को घटा करके 13 किया गया है, ठीक है। यह बैंकों में बढ़ रहे खर्चे को कम करने के लिए ऐसा किया गया है तथा अभी 1 महीने के अंदर सरकार ने सहकारी बैंकों का पूरा नियंत्रण आरबीआई को दे दिया है, क्योंकि आरबीआई के पास पूरा नियंत्रण अभी तक राज्य सरकार और आरबीआई दोनों इसको मिल करके सहकारी बैंकों को चलाते थे, जिसके नाते इसमें बहुत बड़ी मात्रा में घाटा होता था और जो इसके डायरेक्टर होते थे, कर्ता धर्ता लोग होते थे, वो खुद ये अपने खास लोगों को लोन बांट करके पैसा खा जाते थे, जिस पर अलग अलग संस्थाओं का नियंत्रण होने के नाते सही रूप से उस पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता था, जिससे उन गरीब निरीह लोगों का पैसा जो मेहनत से कमाया हुआ धन था वो चला जाता था। अब वर्तमान में जिस प्रकार से सभी सरकारी बैंक तथा सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का हो गया होता है, उसी प्रकार से अब सहकारी बैंकों के ऊपर भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होगा और वह इनको सही तरीके से संचालित करेगी कि इसमें किसी प्रकार के घपले और घोटाले न हो पाए तथा लोग अपना जो पूंजी जमा करते हैं वो उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। तथा हम ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आरबीआई जो हर 60 दिनों के बाद मौद्रिक नीति की घोषणा करती है, यह मौद्रिक नीति क्या होता है। मौद्रिक नीति समिति होती है, जिस समिति में एक आरबीआई का गवर्नर होता है, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं तथा 3 स्वतंत्र लोग होते हैं जिनको सरकार नियुक्त करती है। यह 6 लोग मिल करके 2 दिनों तक मंथन करने के बाद ये निर्धारित करते हैं कि इस बार मौद्रिक नीति जो जारी की जा रही है अगले 60 दिनों तक किस प्रतिशत के आधार पर कार्य करेगी। रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, सीआरआर, इन सब में आवश्यकता अनुसार सरकार इसमें संशोधन करती है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना होता है। जैसे अगर आप लगातार देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक रेपो दर निरंतर घटाती चली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऋण के ब्याज जो लोग कर्ज लेते हैं उन पर ब्याज इतना मिनिमम लगाया जाए कि जिससे कि कोई व्यक्ति अगर उद्योग करना चाहे तो इस विपरीत परिस्थिति में भी वह बैंक से लोन लेकर के व्यापार कर सकता है और अगर उसको फायदा कम भी होता है तो उसे नुकसान न हो, समय से ब्याज के रूप में जो मिनिमम अमाउंट होता है उसका वो भुगतान करता है। तो हम आरबीआई की स्थापना से लेकर के 1935 में आरबीआई की जो स्थापना हुई, 3 कमेटियों के कहने पर 3 परिस्थितियों में आरबीआई की स्थापना हुई, इनको हम पढ़ेंगे। वर्तमान समय में जब अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम ये बातें कही जा रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कम है, महंगाई बढ़ी हुई, सारी चीजें हैं, इसमें सबसे अच्छी बात जो पढ़ने को मिल रही है वो ये है कि वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ये मौद्रिक रिजर्व की घोषणा करता है कि हमारे पास कितना संचित धन है, वो 505 अरब डॉलर से ज्यादा का आ रहा है। यह 1947 के बाद पहली बार यह पढ़ने को मिल रहा है कि इतना अधिक धन भारतीय रिजर्व बैंक के कोष में जमा है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सूचक और एक अच्छा ग्राफ है, जिससे कि हम
साल भर अगर कहीं निर्यात न भी करें, सिर्फ आयात ही करते रहे, तब भी हमारे सामने कोई संकट उत्पन्न होने वाला नहीं है। जो 1991 में संकट हम लोगों को 90-91 में संकट देखने को मिला था, उस प्रकार का कोई संकट भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम अपने व्यापार को, आयात को घटाएं और निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करें, जैसा कि चीन के साथ नई नीति के दृष्टिकोण में किया जा रहा है कि उनसे आयात धीरे धीरे कम किया जा रहा है और निर्यात को बढ़ाया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारा रिजर्व और बढ़ेगा। क्योंकि वर्तमान में हम जिन भी देशों के साथ व्यापार करते हैं, उनमें सबसे अधिक घाटे का सौदा हम चीन के साथ करते हैं और सबसे अधिक फायदे का सौदा हम अमेरिका के साथ करते हैं। व्यापार का स्वरूप ये है। आगे चल के हम एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाने का प्रयास करेंगे कि भारत चीन के व्यापारिक, राजनैतिक और रणनीतिक जियोपॉलिटिकल रिलेशन क्या है और क्यों ये बार बार विवाद हो रहा है, और इनके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। चीन के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार संतुलित हो, तो हमें अपने उद्योगों को और संरक्षण करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जिन चीज़ों का आयात हम चीन से करते हैं, खासकर फार्मा क्षेत्र में, उन चीज़ों के देश के अंदर उत्पादन के लिए सारी संस्थाओं को संरक्षण दें, उनको मदद करें तथा अन्य प्रकार की रियायतें दें, जिससे कि वो आत्मनिर्भर होकर खड़े हो सकें और हम जो आज आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था को लेके चल रहे हैं, इस पर धीरे धीरे कमी आएगी। ये ठीक है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चीन के साथ अपने रिलेशन खत्म कर दें और हम उससे आयात न करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह आयात अगर नियंत्रण में रहे तो भारत के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम आएंगे उद्योग क्षेत्र पर। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसके स्वरूप के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे कि हम जब अर्थशास्त्र की किताब खोलते हैं तो हमको ये पढ़ने को मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी तो वह देश अविकसित देश होगा। अगर हम अविकसित से विकासशील होना चाहते हैं तो हमें उद्योग प्रधान होना पड़ेगा, और अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो हमें सेवा प्रधान होना पड़ेगा। ये ठीक है कि 1947-1950 के बाद से आज जब हम अर्थव्यवस्था में जीडीपी का प्रतिशत दिखते हैं तो हमको ये बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए कि सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। पहले नंबर पर सेवा क्षेत्र, दूसरे नंबर पर उद्योग क्षेत्र और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो कृषि का भी विकास होना चाहिए। मेरे कहने मतलब ये नहीं है कि कृषि का विकास नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं और हम कुल निर्यात का लगभग 10% कृषि खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहे हैं, और अगर दलहन और तिलहन को छोड़ दिया जाए तो हम सारी चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं। दलहन का निर्यात लगभग बंद हो गया है। थोड़े बहुत मात्रा में हम दलहन का आयात करते हैं। तिलहन की अभी आयात के द्वारा हम अपनी तिलहन की आवश्यकताओं की पूर्ति, तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अन्यथा गेहूं और चावल, ये दो चीज जिसके लिए हम आज़ादी के समय से बहुत लंबे समय तक आयात पर निर्भर थे, उनको अब हम निर्यात कर रहे हैं। बासमती चावल जिनका हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, तथा मोटे अनाज, मोटे चावल भी हम इनका निर्यात कर रहे हैं। फल, सब्जी, मसाले, इन सब बहुत सी चीज़ों का हम निर्यात कर रहे हैं। और सरकार कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है, और कृषि निर्यात नीति को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उसका निर्यात बढ़ाएं, जिससे कि उस आमदनी का फायदा किसानों को मिले और किसानों की आमदनी दोगुनी हो, किसान आत्मनिर्भर हो और हर सूखे से या चक्रवात से या इस प्रकार की किसी भी घटना से उसके ऊपर बहुत प्रभाव न पड़े। क्योंकि अगर एक फसल सूखा हो गया या एक फसल बाढ़ में आ गया तो किसान आत्महत्या करने लगता है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उद्योग की बात करेंगे। उद्योग को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक में बड़े उद्योग, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्योग को बड़े उद्योग माना जाता है, और 250 करोड़ रुपए से कम के उद्योग को छोटे उद्योग के रूप में माना जाता है। छोटे उद्योग को भी 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। अभी सरकार ने इन उद्योगों के मूल्य में परिवर्तन किया है कि इनके मूल्य के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है।
और सरकार ने इन छोटे उद्योगों को बहुत प्रकार से मदद देने का कार्य किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग में लोग लगे हुए हैं और वह लोग अपने साथ साथ 4, 10, 20, 25, 50 लोगों की जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मारुति ही इंडस्ट्री है, तो मारुति कार अपने कार का 100% सामान नहीं बनाती है, वो बहुत 60 से 65% सामान खुद बनाती है, बड़े चीज़ों को और छोटे चीज़ों को छोटे छोटे बिल्डर्स से वो खरीद करके उनको एस्टिमेट करके जोड़ करके उनको मार्केट में प्रस्तुत करती है। तो ये छोटे छोटे जो बिल्डर्स होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, बड़े उद्योगों के बगल में रह करके अगर सरकार उनको समय समय पर मदद करती रहे तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम तथा उद्योगों को भी सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे बड़े उद्योग आसानी से अपने उत्पादन करके और सारी चीज़ों को मार्केट में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो सरकार उद्योगों को बढ़ाने के लिए तमाम नई नई योजनाएं ला रही हैं और उन योजनाओं के द्वारा इन उद्योगों को खड़ा किया जाएगा, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको फिर वापस अपने काम में मिल जाएगा और जिससे अर्थव्यवस्था भी चलने लगेगी, उनका आर्थिक भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं व्यापार। व्यापार को भी दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक अंतर्देशीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। खास करके परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जब हम अपने देश की सीमा से बाहर किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। आमतौर पर लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और हर देश ये चाहता है कि हम निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएं, जैसे अभी तक चीन जाना जाता था। ठीक है कि हम अपनी आवश्यकता का कुछ % आयात के द्वारा पूरा करते हैं और कुछ हम निर्यात भी करते हैं, लेकिन इन आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है उस अंतर को घाटा कहा जाता है, जिसको हम चालू खाता घाटा कहते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। भारत सरकार को बहुत लंबे समय से यह चालू खाता घाटा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 160 अरब डॉलर का हमको चालू खाता घाटा का सामना करना पड़ा। यह अपने आप में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ तक अंतर्देशीय व्यापार का प्रश्न है, हमने जीएसटी पढ़ा था। जो जीएसटी हम पढ़ेंगे उस जीएसटी में अंतर्देशीय व्यापार का हम उल्लेख करेंगे और इस अंतर्देशीय व्यापार में ई-वे बिल जो सरकार ने जारी बनाया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ही टैक्स की वसूली कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे चोरी रुकेगी। यह प्रयोग किया गया था, जो चल ही रहा था, तब तक ये संकट आ गया जिसके नाते इसमें जो कमियां थी सुधार नहीं किया जा सका। फिर हम पढ़ेंगे वित्त बाजार, जिनको हम शेयर बाजार कहते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत में है। 9 जुलाई 1875 से यह कार्य कर रहा है। इस संस्थान में लगभग 6400 कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका शेयर सूचकांक निफ्टी के नाम से जाना जाता है और बीएसई का सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। यह दोनों बड़ी संस्थान हैं जहां पे शेयर और खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। 10,000 से ऊपर निफ्टी और लगभग 30,000 से ऊपर बीएसई सेंसेक्स का आंकड़ा जा रहा है। बीच में ये 40,000 से ऊपर चला गया था, ये 13,000 से ऊपर चला गया था। यह आंकड़ा इसके मजबूत होने का प्रतीक है, लेकिन फिर भी जून के अंत से और जुलाई तक जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत की कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार इनके माध्यम से लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इजाजत देती है। एक संस्था है सेबी, जिसकी स्थापना इसलिए की गई, वह एक शेयर बाजार नियामक संस्था है। उसका उद्देश्य भारत में जितने भी शेयर बाजार हैं तथा इस प्रकार के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, इन सारी संस्थाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है और वह देखती है
कि कहीं कोई संस्था किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, उस पर नियंत्रण करने का कार्य वो किया जाता है। वर्तमान में अजय त्यागी इस सेबी के अध्यक्ष हैं, जिनका सेवा काल समाप्त होने जा रहा। अब एक नए व्यक्ति की चयन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी नए व्यक्ति का चयन हो जाएगा और वो अच्छे तरीके से आकर के इस संस्था को और बढ़ाएंगे कि जिससे इसमें जो भी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सके। अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन को हम 4 भाग में पढ़ते हैं: रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। इनके भी 2 भाग हैं। जैसे जब हम रेल परिवहन को पढ़ेंगे तो अंतर्देशीय रेल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन पढ़ेंगे। देश के अंदर रेल का जाल बिछा हुआ है, उसका विस्तार हो रहा है, तथा साथ ही साथ सरकार अपने देश के लोगों को, अपने देश से माल को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए रेलवे लाइन बिछा रही है, जिससे कि माल और व्यक्ति पैसेंजर आसानी से जा सके। जैसे अभी तक भारत और पाकिस्तान के साथ यह सुविधा थी, अब इसको बढ़ाया जा रहा, बांग्लादेश के साथ शुरू हो चुका है। नेपाल के साथ भी समझौता हुआ है, बिहार से काठमांडू की रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रकार से जिन जिन देशों के साथ सुगमता के साथ जो रेलवे लाइन भारत से बांग्लादेश जाएगी, उसको आगे बढ़ा के बर्मा तक ले जाया जाएगा, कि जिससे कि बर्मा तक के सामान तथा व्यक्ति के आने जाने के लिए किसी अन्य माध्यम का सहारा न लेना पड़े। या अन्य माध्यम के साथ साथ ये भी माध्यम रहेगा तो हम आसानी से सामान की और व्यक्ति की ढुलाई को कर सकते हैं। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, चारों के दोनों पक्ष हैं, दोनों का हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान में सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए विशेष प्रयास कर रही है। अंतर्देशीय जल परिवहन का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत में जो कुल नदियां हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण नदी हैं, जिन्हें हम 12मासी नदी कहते हैं, मतलब जिनमें 12 महीने पानी रहता है, उन नदियों के 14,500 किलोमीटर लंबे मार्ग को परिवहन के लायक बना करके और उन पर आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। जैसे पहला प्रयोग बनारस से हल्दिया के लिए किया जा रहा है। संभावना है 2021-22 तक वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। माल और पैसेंजर दोनों सस्ते भाड़े से आकर के आना और जाना संभव हो सकेगा। तो यह सरकार की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इससे प्रदूषण भी नियंत्रण होगा, सड़क पर और रेल पर जो दबाव है वो भी कम होगा, तथा यह पर्यावरण के लिए हितैषी माना जा रहा है, तथा इनके आने जाने पर खर्चा कम होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सके और जा सके। ये भी अपने आप में अच्छा प्रयोग होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर उसका परिवहन मॉडल अच्छा है तो उस देश की विकास में बाधा नहीं आती है। अगर उस देश के अंदर सड़कों का जाल अच्छा नहीं है, उस देश में रेलवे लाइन नहीं है, उसमें वायु परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है, तो इससे देश का विकास बाधित होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उड़ान योजना शुरू की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भारतीय हवाई चप्पल पहन करके भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि हवाई किराए को सस्ता किया जाएगा, जिससे कि सामान्य उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी अब आसानी से वायु परिवहन की सुविधा का प्रयोग कर सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है, समय की बचत होती है कि जो आदमी 3 दिन में बॉम्बे पहुंचता है वो 3 घंटे में बॉम्बे पहुंच गया, उसका काम आसान हो गया, सुबह गया शाम को अपना काम करके चला गया। तो इससे बहुत सुविधा होगी, तथा नए एयरलाइंस को अवसर मिलेगा कि वो हमें अपना व्यापार बढ़ावे और अपनी भी आर्थिक स्थिति को ठीक करें तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो परिवहन किसी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इस नाते इसको हम विशेष तौर पर देखेंगे। कृषि जो अगला पार्ट है, कृषि को ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और कृषि को अर्थव्यवस्था में भी पढ़ा जाता है। जब हम कृषि को अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी का प्रतिशत क्या है। तो अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जीडीपी का प्रतिशत 17.5% देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें हमेशा आंकड़े बदलते रहते हैं, क्योंकि किसी भी साल
गेहूं का, धान का फिक्स उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन घटता है, बढ़ता है। उद्योग का उत्पादन घटता है, बढ़ता है। सेवा का उत्पादन घटता है, बढ़ता है। तो सरकार जो आंकड़ा जारी करती है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यह माना जा रहा है कि 17.5% इस वर्ष जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई तो कृषि क्षेत्र ही एकमात्र सहारा था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, तथा जो भारत में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, इन लोगों की उदरपूर्ति के लिए सरकार ये निश्चिंत थी कि आज मेरे पास इतना अनाज है कि अगर उसका सही तरीके से वितरण किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। और इसमें सरकार बहुत हद तक सफल भी हुई है। नवंबर तक लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है। इसलिए नवंबर तक मुफ्त अनाज बांट रही है क्योंकि सरकार को यह विश्वास है कि हमारे एफसीआई के गोदाम में इतना अनाज भरा हुआ है कि अगर इनको हम, जो इनकी संख्या 80 करोड़ है, अगर इनको हम नियमित रूप से अनाज नवंबर तक दे देंगे हैं तो भी हमारे ऊपर कोई अनाज का संकट नहीं आने वाला। यह इस देश के लिए बहुत ही अच्छा सूचक है कि आज अनाज का इतना अधिक उत्पादन हुआ है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें हम लोग कभी कभी आंकड़ा ये पढ़ने को मिलता है कि बहुत 5%, लगभग 5 से 10% अनाज अच्छे रख रखाव के नाते फल, सब्जी और अनाज खराब हो जाते हैं। इन पर भी अगर सही तरीके से व्यवस्था कर दी जाए, इनके रख रखाव की व्यवस्था सही हो जाए, तो अगर इन अनाजों का भी सही तरीके से संचय हो जाएगा तो इसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। किसानों का आर्थिक स्थिति ठीक होगी क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाए। तो तभी आय दुगुना होगा जब किसान के सही उपज का सही मूल्य उसके जेब तक पहुंच जाए। क्योंकि होता क्या है कि कुछ प्रतिशत ही किसान ऐसे होते हैं जो सरकार को अनाज बेच करके उनसे सही पैसा ले पाते हैं। बाकी जो गरीब किसान है या तो खुद इतना उत्पादन करते हैं कि उनकी अपनी आवश्यकताओं में खत्म हो जाता है, जिसको हम निर्वाह कृषि करते हैं, कि वो इतना उत्पादन करते हैं कि उनके परिवार की जो संख्या होती है उसके साल और खाने में खत्म हो जाए, या वो जो अपने गांव के साहूकार होते हैं या ऐसे लोगों से जिनसे वो कर्ज लिए रहते हैं उनसे वो सस्ते दाम पर बेच करके उनसे मुक्त होना चाहते हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो हम जब अर्थव्यवस्था में कृषि को पढ़ेंगे तो हम इसके आंकड़े को पढ़ेंगे कि सबसे अधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, सबसे तेजी से जिनका प्रतिशत ज्यादा है वो उत्पादन करने वाला राज्य क्या है। ठीक है, इन सारे आंकड़ों को हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो सबसे अंतिम टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्थिक सुधार कार्यक्रम, क्योंकि अप्रैल के बाद से सरकार ने जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति भयानक होती गई वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नए नए सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। आत्मनिर्भर योजना, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार ने लागू किया और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लगभग 20 से 21 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज और आर्थिक मदद देने का कार्य किया है। वर्तमान में इस वक्त भी पढ़ने को मिल रहा है कि सरकार बहुत जल्दी अक्टूबर-नवंबर तक एक और आर्थिक पैकेज लेकर के आने वाली है, जिसमें से जो लोग भी बचे हुए हैं या अर्थव्यवस्था को जो गति देने का कार्य किया जा रहा है उनको गति देने की जो आवश्यकता होती है इस अंतिम आर्थिक पैकेज में दे करके इस समस्या का अंतिम समाधान कर दिया जाएगा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ने न हों। क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक थे वो फिर अपने काम की तरफ वापस जा रहे हैं और धीरे धीरे ही सही उद्योगों में नई जान आ रही है। सरकार उनको जिंदा करने का पूरा प्रयास कर रही है और बहुत हद तक उम्मीद ये है कि खरीफ की फसल कटने के बाद अक्टूबर-नवंबर तक सारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और देश एक बार फिर खुशहाल अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। आज का मेरा इस कंटेंट को बताने का उद्देश्य ये था कि हम इन्हीं चीज़ों में केंद्रित होकर के सारे आंकड़े को व्यवस्थित करके और जिनको हम कहते हैं अद्यतन करेंगे, हम वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आंकड़ों को मिला करके आंकड़ों के संग्रह के आधार पर पढ़ेंगे कि क्योंकि परीक्षा में अर्थशास्त्र में ज़्यादा आंकड़े ही पूछे जाते हैं और वो आंकड़े हमारे गलत न होने पाए। जब हम अगले बार आपसे मिलेंगे तब हम एक एक टॉपिक पर पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन लोगों को इसकी कम भी जानकारी हो अगर वह ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे
उनको इस चीज की जितनी भी कमी है वो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ वो सफल होंगे, सारे प्रश्न को सही करेंगे। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा करने के लिए, अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इसमें हम क्या करें। आप जितने अधिक इसको पसंद करेंगे, जितने अधिक लाइक करेंगे, जितने अधिक अपने मित्रों को, अपने परिचितों को बताएंगे, लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उतने ही हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपको रोज नए नए अद्यतन टॉपिक को लेकर के आपके साथ सामने आएंगे और सारी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।